ये नोट करिए, फिर मैं आपको पढ़ाऊं। ये 2 लेक्चर के अंदर अंदर मेरे को इस चैप्टर में इस्तेमाल करना है। तो जिन जिन टॉपिक का यूसेज 12th में आता जाएगा, उन टॉपिक्स का मैं यहां पर रिवीजन लेती रहूंगी। आइसोमेरिज्म थोड़ा रुक के लूंगी इस चैप्टर के बाद। तो आइसोमेरिज्म का कोई क्वेश्चन टकराए तो डाउट सेशन में ममता मैम से, मेरे से, वैशाली मैम से कर लेना। लेकिन आइसोमेरिज्म एज अ होल कंप्लीट टॉपिक मैं इस चैप्टर के एंड में लूंगी, खत्म करके टेस्ट के बाद लूंगी, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है। ठीक है, क्लियर? चलिए, हो गया नोट मेरे सामने सभी से? ऑनलाइन वाले बच्चों में अगर किसी से नोट नहीं हुआ है तो हैंड रेज ऑप्शन यूज कर लीजिएगा आज, क्योंकि ये नोट होना जरूरी है। एक पेज पे मिलता नहीं, ये मेरी बुकलेट में भी पूरा नहीं मिलेगा। इसको बनाने के लिए हमने पूरे 12th के जितने क्वेश्चन हमने झेले पिछले साल, और जहां जहां जो जो न्यूक्लियोफाइल आया उन सबको इकट्ठा करके लिखा है, बुक्स में नहीं मिलता। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक जीओसी की, अगर आप एनसीईआरटी उठाएं या अपने पिछले साल की नोट्स कॉपी उठाएं, तो सबसे पहला टॉपिक आता है उसमें होमोलिटिक हेट्रोलिटिक फिशन, बॉन्ड का टूटना, नॉमेनक्लेचर के बाद। वो थोड़ी देर में आ जाएगा जैसे ही मैं भी टॉपिक स्टार्ट करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका +1 का जीओसी में है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। इसको जीरो से सुनना। पुराने स्टूडेंट्स को बस बता दूं, लास्ट ईयर की ही स्लाइड्स हैं सेम तीनों, तो वो नोट करें ना करें ये उनकी विश है, क्योंकि ये किसी को नोट करके याद होता है तो वो कर सकता है, लेकिन ये पिछले मेरे +1 की ही सेम स्लाइड्स है। तो अब अगर मैं कहूं न्यूक्लियोफाइल क्या है, इसको बहुत ज्यादा मुझे यूज करना है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग, न्यूक्लियस लविंग। कौन सी चीज न्यूक्लियस लविंग होती है? पॉजिटिव चार्ज लविंग होती है। किसको मैं न्यूक्लियस लविंग कहूंगी? जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज है। अगर खुद पे नेगेटिव चार्ज है तो वो ही सामने एक न्यूक्लियस को देख के, पॉजिटिव चार्ज को देख के अट्रैक्ट होगा। इसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। क्लियर? तो न्यूक्लियस लविंग चीजों को, अब मेरे को ऑर्गेनिक के जो रिएक्शंस पढ़ने हैं अभी, उसमें क्या होता है? एक तो बच्चों होता है सबस्ट्रेट जिसपे आप रिएक्ट कराते हो। इस चैप्टर में मेरे पास सबस्ट्रेट क्या है? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन करने हैं मैंने, या किसी पे भी अल्कोहल पे करने हैं, किसी पे भी करने हैं। उसको तुम लोग देते हो एक रीएजेंट। रीएजेंट और सबस्ट्रेट के अटैक से बनता है इंटरमीडिएट। आज हम कार्बोकैटायन बनाएंगे, और इंटरमीडिएट के अंदर कुछ शिफ्ट्स, कुछ कुछ याद आएगा, मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, या कुछ रेजोनेंस, कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। उस इंटरमीडिएट के अंदर वो इफेक्ट्स एंड ऑल, वो लड़ाई पूरी होगी, उसके बाद आपको मिलेगा प्रोडक्ट। ये मेरे पास रिएक्शन की रोड मैप है। तो अभी मैं लास्ट क्लास में मैं आपको एल्काइल हैलाइड से पहचान करवाया मैंने, एल्काइल हैलाइड कौन सा, विनाइल हैलाइड कौन सा, एराइल हैलाइड कौन सा, एंड सो ऑन। ये मेरे को आज पकड़ना है। तो रिएजेंट क्या होता है समझ आ गया? सबस्ट्रेट को अटैक करने वाली स्पीशीज को कहते हैं रिएजेंट। रिएजेंट की फॉर्चुनेटली सिर्फ 2 ही कैटेगरी हो सकती हैं। रिएजेंट या तो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है या न्यूक्लियोफाइल, तीसरा कुछ नहीं। तो कोई झमेला ही नहीं, इसलिए छोटा सा टॉपिक उठा लिया। तो अब मेरे को इसमें न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब है वो रिएजेंट जो न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज देखते ही उसको अटैक कर दे। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। मैं इसको एक और तरीके से रट सकती हूं। न्यूक्लियोफाइल N स्टैंड्स फॉर N, नेगेटिव चार्ज। जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव, जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा न्यूक्लियस की तरफ भागेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब आज के बाद ध्यान रखिए, हर वो चीज जिसपे नेगेटिव चार्ज है या जिसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनेशन के लिए। ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन आप कोऑर्डिनेशन में बढ़िया पढ़ के आए हो। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है। तो हर उस चीज को अब मैं पहली स्टेक में न्यूक्लियोफाइल कह सकती हूं। वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में तो आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, सारे लिगेंड्स लिख दिए अगर आप ध्यान से देखो तो। ये सभी न्यूक्लियोफाइल वो वाले हैं जिसपे पहली लाइन में मैंने नेगेटिव चार्ज वाले लिखे हैं, उसके बाद मैंने लोन पेयर वाले लिखे हैं, जैसे कि वाटर, अमोनिया, एल्कोहल, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन। ये 3 मिस होते हैं आपसे। और क्योंकि इस चैप्टर में मेरे को लगभग हाइड्रोकार्बन भी पूरा कराना है, क्योंकि सारा रिपीट है,
तो ये सारे इसके मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन और वो सब कुछ जो था वो सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। तब मेरे को ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि आपको पता है जहां पर भी पाई बॉन्ड है कितने इलेक्ट्रॉन्स का जमावड़ा है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रखे हैं 4, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो रखे हैं 6। एक छोटी सी जगह 4 इलेक्ट्रॉन का होना या छोटी सी जगह 6 इलेक्ट्रॉन का होना या इलेक्ट्रॉन का पूरा 6 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होना, इटसेल्फ आस्क फॉर कि भाई ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, यहां नेगेटिव रिच है, और अगर नेगेटिव रिच है तो ये पॉजिटिव की तरफ लविंग अफेक्शनेट रहेगा। दैट्स व्हाई दीज ऑल आर न्यूक्लियोफाइल। अगर कहीं भी 2 कार्बन के बीच पाई बॉन्ड आ गया, उसको आंख बंद करके मैं कहां रख सकती हूँ, वो न्यूक्लियोफाइल है। उस पे अटैक होगा नहीं होगा, वो किसी पे अटैक करेगा नहीं करेगा, ये बाद का सिर दर्द है, बट वो न्यूक्लियोफाइल है, राइट। इसी तरह से अगर पाई बॉन्ड 2 डिसिमिलर एटम्स के बीच में आए तो क्या होगा? पाई बॉन्ड जब भी 2 डिसिमिलर के बीच आता है, तब इस पाई बॉन्ड शायद मुझे यहाँ किसी को बताना ना पड़े, सबको पता हो पाई बॉन्ड इज वेरी वीक, क्योंकि वो डबल बॉन्ड है, वो लेटरल ओवरलैप से वेरी लेबाइल, निकलने को तैयार रहता है, तो वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ झुका रहेगा कि बस ले लो, आई एम रेडी टू ब्रेक। तो जब भी पाई बॉन्ड 2 डिफरेंट एटम्स के बीच है, तब उसमें दोनों सेंटर्स पाए जाते हैं। अभी इलेक्ट्रोफाइल मैंने पढ़ाया नहीं, जब पढ़ाऊंगी तो भी ये बात आएगी। तो देखिए, पाई बॉन्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहां कार्बन का किसके साथ पाई बॉन्ड बना है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तब उसमें मेरे को दोनों सेंटर्स मिलते हैं। तीसरा चैप्टर जो आएगा ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसमें अकेली इस कैटेगरी पे मेरे को 7 रिएक्शन कराने होंगे, कि तब मैं ये लाइन बोलूंगी कि हम सबको पता है सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन, एल्डिहाइड, इसमें दोनों सेंटर्स हैं, इलेक्ट्रोफिलिक भी न्यूक्लियोफिलिक भी, ये हम फला फला जगह पढ़ के आ चुके हैं। या तो पाई बॉन्ड बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स, उसमें दोनों सेंटर्स होंगे। पाई बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन, उसमें सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा। तो अब कोई मेरे को ये कहे, एल्डिहाइड कीटोन के बाद आपके पास आएंगे एसिड और उसके हेलाइड्स, एसिड क्लोराइड जैसे ये, इसमें कोई मेरे से पूछे, यस इसमें दोनों हैं, आपसे यही पूछा जाएगा 4 ऑप्शन देके, इनमें से किस किस का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं बन सकता? इसका कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन सकता है, लेकिन इसका नहीं बन सकता। ये इतना अगर मैं अपनी क्लास से एक्सपेक्ट करूं कि जो लोग लिख रहे हैं, मैं 2 मिनट वेट करना चाहूंगी उनका, एक बार पहले नोट कर लो, क्योंकि नोट करते करते बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और जिन्हें नोट नहीं करना है, सिर्फ एक बार रियलाइज कर लो क्या लिखा है। प्रोफाइल हर उस स्पीशीज को कहेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन लविंग ऑप्शन हो, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स लविंग। और इलेक्ट्रॉन्स लविंग कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो, कमी हो। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज दिखते हैं, मेरे को लगता तो यही है, वो सारे इलेक्ट्रोफाइल होने चाहिए। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए। या वो जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ऐसे स्पीशीज, मॉलिक्यूल्स जिनमें ऑक्टेट पूरा नहीं है। एक बार यहां ध्यान दे लो, फिर लिख लेना जो छूटा, अभी मेरे को नीचे काफी कुछ समझाना पड़ेगा। जैसे मैं बोरोन ट्राइक्लोराइड की बात करूं, बोरोन के वैलेंस शेल में देखूं, बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन देखूं, तो मुझे पता है 2s2 2p1, उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन ने 3 बॉन्ड बनाए, तो सिक्सटेट, ऑक्टेट तो पूरा हुआ नहीं। इसका एक p ऑर्बिटल खाली है, जिसकी वजह से ये डेस्परेट रहेगा कहीं से लोन पेयर मिल जाए मुझे। To accept a lone pair means it is a electron loving species, it is electrophile, yes, same goes for this। इसमें ऑक्टेट का कोई झंझट नहीं था, फिर भी मेरी क्लास मुझे बताए FeCl3 should accept electrons happily, one of the example। इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, पूरा चैप्टर डाल सकती हूँ मैं इसमें, सिर्फ FeCl3 डाला। अगर मैं कहूं तुम्हें, मैं कोबाल्ट का कोई कंपाउंड, क्रोमियम का, प्लैटिनम का, पैलेडियम का, आयरन का, मैं कोई भी डाल देती, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड, क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स तो हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि दे आर रेडी टू एक्सेप्ट नॉट ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू नो हाउ मच, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करने की इनमें आदत है। इनसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल तो मैं टॉर्च लेके ढूंढू, मेरे को नहीं मिलना। जैसे ये क्या है बच्चों, ये है फ्री रेडिकल।
आर का मतलब क्या होता है? एल्काइल, राइट। आर का मतलब है जब एल्काइल, एल्काइल मतलब क्या होता है? आप लोग लास्ट क्लास से अगर उठा सकें, मीथेन में से एक एच हटा दूं तो मिथाइल बन जाता है, एल्केन में से एक एच हटा दूं तो एल्काइल बन जाता है। तो ये है एल्काइल। वो जो एक एच हटाया वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया कहीं और, अब कार्बन पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। इसका ऑक्टेट तो पूरा नहीं है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 7। तो ये भी अभी डेफिशिएंट की कैटेगरी में आएगा, तो इसको मैं इलेक्ट्रोफाइल में लिख रहे हूं। इसमें थोड़ा हम लोग डिबेटेबल है ये चीज, तो शायद हम आगे जाके बदल भी सकते हैं। वी विल डिस्कस इट एट राइट टाइम कि ये न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल। ये एक डिबेटेबल चीज मैं आपके सामने फ्लोट कर रही हूँ। राइट टाइम पे डिबेट होगा, हमें चेंज करना होगा तो मैं चेंज करवाऊंगी, बट राइट नाउ डेफिनेशन के हिसाब से मुझे लगता है इसको इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। भाई ऑक्टेट पूरा नहीं है तो इसको इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। इसी तरह से ये देखिए ध्यान से, ऐसा कार्बन जिसके 2 बॉन्ड तो बने हुए हैं, आर और आर, चाहे दोनों मिथाइल लगे, एक मिथाइल एक इथाइल लगा है, कोई साइकिल लगी है, कुछ भी लगा है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसके बचे हुए हैं अभी। यहां कितने इलेक्ट्रॉन थे? सिर्फ एक, तो मैंने इसको फ्री रेडिकल कह दिया। यहां कितने इलेक्ट्रॉन इसके हैं? 2। पता नहीं ये पेयर्ड हैं कि अनपेयर्ड, इस पे अभी मैं नहीं जा रही, क्योंकि इसके लिए वो सिंगलेट कार्बिन डबलेट कार्बिन वाला टॉपिक मेरे को लाना होगा, इंटरमीडिएट्स वाला, उस दिन बात करूंगी। बस अभी इतना बता दूं, कार्बिन इसको कहते हैं, इस इंटरमीडिएट को, जैसे इसको फ्री रेडिकल कहते थे, इसको कहते हैं कार्बीन। कार्बीन में भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, उसको भी इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। तो जब जब मैंने वर्ड इंटरमीडिएट बोला बच्चों, तब तब आई होप आपको याद होगा इंटरमीडिएट का क्या मतलब होता है। रिएजेंट जब किसी सबस्ट्रेट को अटैक करे तो बीच में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए एक चीज बनती है जिसको मैं आइसोलेट नहीं कर पाई, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट। प्रोडक्ट उसी से डिसाइड होता है। नॉट ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। सारी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकती, उनको इलेक्ट्रॉन बिठाने की जगह भी चाहिए। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन के लिए खाली जगह ही नहीं है तो तुम्हारे मैं पॉजिटिव चार्ज का क्या करूं? कुछ नहीं। सो आंख बंद करके हर पॉजिटिव चार्ज को मैं इलेक्ट्रोफाइल नहीं कह सकती। सिमिलरली नॉट ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल। वो नेगेटिव चार्ज या वो लोन पेयर अवेलेबल भी तो होना चाहिए, पता चले वो रेजोनेंस में घुमा पड़ा है और तुम नाइट्रोजन के 2 डॉट देख के कह रहे हो ये तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा है। काहे का अच्छा है? हो सकता है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में घुस गया, वो सामने वाले को मिला ही नहीं। बन तो सकता है, लेकिन बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये अगला सवाल है। तो अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आंख बंद करके आप नहीं कह पाओगे कि वो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां ही ट्रैप किया जा सकता है। तो अगर मुझे किसी ने कहा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे मैं एक क्वेश्चन देना चाह रही हूं, तो मैं क्या दे सकती हूं उसे समझिए। जैसे, फिर नोट करना, इसे समझ लो, फिर इतना सही है, नोट करना, फिर हम अपने 12th के टॉपिक पे शिफ्ट होंगे। ये मेरे पास 3 पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज लिखी मैंने। ये है अमोनियम कैटायन, ये है हाइड्रोनियम आयन, और ये मेरा कैल्शियम 2+। मैं सोडियम प्लस भी लिख सकती थी, बट लेट्स टेक कैल्शियम 2+, क्योंकि मेरा लालच है आगे जो मुझे मिलना है। इन सब के अंदर प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको अमोनियम कैटायन ड्रॉ करके देती हूं, नाइट्रोजन। अगर कोई मेरे से अमोनिया ड्रॉ करने को कहता तो ये थी अमोनिया, दिस एक लोन पेयर। लोन पेयर देखते ही मैंने तड़ाक से कहना ये तो क्या है? एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है, बना। और न्यूक्लियोफाइल बनने का मतलब है इसने अपना ये लोन पेयर एक और हाइड्रोजन को दिया जो खाली घूम रहा था पॉजिटिव चार्ज के साथ, और वो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया? अब तो फैमिली पे आ गया, पूरा नाइट्रोजन पे आ गया। अब मैं कहूं इस पॉजिटिव चार्ज को देख के ये इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी ये क्या है? नहीं, इलेक्ट्रोफाइल ही तो होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग, सॉरी सॉरी, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। किसने कहा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? हमें किसी ने बताया पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। यहां दिक्कत क्या हो गई? ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं प्रूव हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट भी पूरा इसने कोऑर्डिनेट करने को दे दिया प्लस। ठीक है भाई, पॉजिटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, इस पास जगह ही नहीं बची। नाइट्रोजन का वैलेंस शेल क्या होता है? 2p, सॉरी, इट इज 2s2 एंड 2p3। तीन तो इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिए, हो गए तीनों फुल 2p6।
और ये 2s2 जो लोन पेयर था ये भी इसने बॉन्डिंग में डाल दिया। इस पर 2d तो होता नहीं है, ये किधर से इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर सकता है, कैसे ले लेगा किसी से इलेक्ट्रॉन, जगह ही नहीं है इसके पास। सेम गोज फॉर दिस ऑक्सीजन, इसका भी यही हुआ, 2p6 फुल पड़ा है, 2d है नहीं, पॉजिटिव चार्ज देख के तुम कैसे कह सकते हो कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, नहीं है। सिमिलरली कैल्शियम 2+, ये नियरेस्ट नोबल गैस में पहुंच गया 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, इसके पास गुंजाइश ही नहीं है अब ये Q3s में इलेक्ट्रॉन लेगा 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के, ये तो अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल में बैठा है, लाइफ चिल, ना इसके पास कोई चॉइस मिल रही है इसको, क्योंकि अल्टीमेट जगह पहुंच गया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी कुछ स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं बिहेव कर सकती। इसी तरह से यहां पर अगला सवाल, क्या H3O पॉजिटिव, उस पे ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर अभी भी बचा है, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, क्या ये एक न्यूक्लियोफाइल बन सकता है? नहीं बन सकता। इस पे कोई मुझे थोड़ा सा बताए, क्यों भाई? मैं H3O पॉजिटिव बना देती हूँ, शायद बना हुआ देख के आपको हिट करे और आप मुझे जवाब दे सके। पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर क्यों आया? सॉरी, इधर बना देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो प्रोटॉन से आया, उसका पॉजिटिव अपने पे लिया, और एक इस पे लोन पेयर है। ये न्यूक्लियोफाइल मैंने साफ लिख रखा है, ये बिहेव नहीं कर सकता। क्यों ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता? पॉजिटिव चार्ज इस पे पहले ही है, अपना ये लोन पेयर देके एक और पॉजिटिव चार्ज लेना, ह्यूज रिपल्शन। तो ये एक जिसके ऊपर पहले ही एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको दूसरा पॉजिटिव चार्ज आप दे रहे हो, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ऑलरेडी हैविंग 1 पॉजिटिव चार्ज, इट कैन नॉट एकोमोडेट 1 मोर पॉजिटिव चार्ज छोटे से ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन बहुत छोटा है बच्चों, तो छोटे से ऑक्सीजन पे आप 2 पॉजिटिव चार्ज अकोमोडेट नहीं करा सकते। देन कम्स दिस लास्ट, इसमें भी सेम सिचुएशन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे, इस कार्बन पे एक लोन पेयर है। अब ये देखो, ये इलेक्ट्रोफाइल तो है नहीं, पॉजिटिव चार्ज कुछ कर नहीं सकते, ये सही लाइन नहीं होगी। पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है और इसके पास देयर इज नो प्लेस टू एकोमोडेट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल तो ये नहीं बन सकता। अमोनियम कैटायन में मैंने बात कर ली, बट ये न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है क्योंकि इसके पड़ोसी एटम पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी, किसी न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर पाना सहज, जस्ट स्टार्टिंग विद फ्रेश टॉपिक, तो बैठो, सेटल हो और बहुत देर मत लगाना, इस टॉपिक से आ जाओ, है ना। न्यूक्लियोफाइल आपने देख लिया क्या है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल है हर वो चीज जो अपना लोन पेयर किसी को दे सके, उसको मैं कह सकती हूँ न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिव चार्ज। कोई होगा जो जल्दी देगा, कोई होगा जो देर से देगा। अब जरा इसको हटा के पहले मैं आपसे ये पूछूं, ये हमने रेजोनेंस में लास्ट ईयर बहुत जगह किया था, लेकिन अगर मैं सब भूल जाऊं, मेरे को नहीं पता हमने रेजोनेंस में किया था, हमने कहाँ किया था, मुझे सिर्फ बिना इस बर्डन के कि कौन सा चैप्टर कौन सा टॉपिक, मुझे अभी फीलिंग्स है समझ आ जाए, यही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अगर कोई मेरे से पूछे, मैं तो +1 में ऑर्गेनिक रखू ही ना, उससे बेटर मैं काइनेटिक्स और इलेक्ट्रो रख दूं कि सारा एक ही साथ हो, कि आप पे ये लोड ना रहे, तो उसी हिसाब से पढ़िएगा। तो अगर मैं आपको कहूं, आप लोगों की गट फीलिंग क्या है? ये जल्दी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ईज से अपना लोन पेयर देगा, कि ये अपनी ईज, ज्यादा ईज किसकी होगी लोन पेयर सामने वाले को देने में? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, छोटा है, खींच के रखेगा, चिपका के रखेगा अपने पास, मेरे को नहीं देना किसी को। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कोई इसमें पूछे तो तड़ाक से बता लोगे तुम। तो एक तरह से न्यूक्लियोफिलिसिटी की टेंडेंसी अब अगर मेरे को देखनी है, तो सबसे पहला और आखिरी नियम एक ही रखेंगे इसमें, जो अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज इजीली किसी को दे सकता है ना, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। एक और बता दो, चार्ज इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन न्यूट्रल लोन पेयर। क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे। नेगेटिव चार्ज कौन सी स्पीशीज लेके राजी है अपने पे? सारा तो हम इसी पे लड़ते रहते हैं, नो चार्ज स्पीशीज इज पॉसिबल। ये चार्ज लेके बहुत ही अनस्टेबल है, बहुत जल्दी चाहेगा कोई मेरा चार्ज ले ले, मुझे मुक्त करे, मुझे फ्री करे। चार्ज इज ऑलवेज मोर नेगेटिव देन लोन पेयर, कह सकते हो ये बात? ये लोन पेयर तो ठीक है कोई आएगा दे देंगे, ये ढूंढेगा भाई, मैं नहीं रह सकता NH2 नेगेटिव, ये जबरदस्ती ढूंढेगा, एक्सप्लोड करना पड़े एक्सप्लोड करेगा, बट इसको कोई तो चाहिए। हवा पानी किसी से भी रिएक्ट कर जाएगा, भाई मेरे को नेगेटिव चार्ज से फ्री करो, तुम रखो। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर,
इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तुम लोगों ने खुद ही मेरे को H2 और NH3 में बता दिया। मैंने वहां एग्जाम्पल कुछ और लिया। ये 3 एग्जाम्पल मेरे को इस चैप्टर में किलो के भाव चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किलो के भाव चाहिए तीनों के तीनों, क्योंकि हेलाइड्स पे चैप्टर है तो ये सब आएंगे इसके अंदर। तो इनमें सब में देखना जो मैंने लिख के दिया फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। किसी को फर्स्ट और सेकंड पॉइंट नोट करते वक्त लगे दिक्कत है मुझे बताइए। थर्ड पे मैं अभी आ रही हूं और यहां तक पहुंच के मुझे बताइए कि हाँ भाई क्लियर हो गया। या तीसरा एग्जाम्पल जो लिया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ले लिया कि भाई इन तीनों पे ही नेगेटिव चार्ज है, वही ऑक्सीजन पे, अब क्या करोगे? तो चार्ज, नेगेटिव चार्ज वाले तीनों न्यूट्रल वाटर से तो आगे हैं। ये तो अब सेट हो गई होगी बात, फिर नेगेटिव चार्ज ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, चलो आगे रख दिए। ये अभी के लिए अगर मैं आपसे पूछूं आप कोई अंदाजा दे सकते हो? रुको रुको रुको, मेरा क्वेश्चन पूरा होने दो, मैं कुछ और पूछ रही हूं प्लीज। ये वाटर को तो भूल जाओ, ये तो पता ही है नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो अगर कोई अंदाजा दे सको ये इन दोनों से पीछे क्यों रखा? नेगेटिव चार्ज तीनों में ऑक्सीजन के ऊपर है। बाकी लोग सोच इसमें रेजोनेंस होगी तो स्टेबल होगा वाली बात कोई स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ ही नहीं रहा है। आपसे पूछ रहे हैं कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इसमें अब देखिए, इसमें क्योंकि रेजोनेंस है, सॉरी, हैव अ लुक एवरीवन, इसमें क्योंकि रेजोनेंस है नेगेटिव चार्ज गुम हो गया, घूम गया, डीलोकलाइज हो गया, सामने वाले को मिला नहीं अटैक करने को। या कह लीजिए रेजोनेंस होने की वजह से चार्ज कभी इस ऑक्सीजन पे, कभी इस ऑक्सीजन पे, इस पे, कभी इस पे, तो इन दोनों को खुद ही अपने आप में बंटवारा कर लिया नेगेटिव चार्ज का। तो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होके वीक हो जाता है, हल्का हो जाता है, कमजोर हो जाता है, इसलिए इसको सबसे पीछे रखा। राइट, इन दोनों में इसको सबसे आगे रखा। कोई अगर अंदाजा लगाना चाहे इस पे तो लो भाई, अब सामने वाले बताओ मैंने इसी को सबसे आगे क्यों रखा? इसको चार्ज मिथाइल पे तो कुछ इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि CH3 का एक इफेक्ट होता है जो अभी तक अगर मैं सोचूं तो कई लोगों को नहीं भी पता, तो साइड में रख देना, इनको अनसुना कर देना कि ये क्या बोल गए। इतना मैं बता दूं, CH3 अगली क्लास का जो मेरा पहला टॉपिक होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट ही होगा। तो CH3 का एक इफेक्ट होता है, थोड़े से इलेक्ट्रॉन खिसका देता है सामने वाले को कि मेरा शेयर भी ले लो, उसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज सबसे रिच हो गया, इसीलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। आपको वजह ना भी पता हो कुछ नहीं करनी, कोई नहीं पूछ रहा तुमसे वजह, ये सिर्फ हमारी मजबूरी होती है, हमसे पूछी जाती है तो हमें पता होनी चाहिए। तुम्हें अगर ये पता है ना इन तीनों में किसका ऑर्डर क्या है, बस नोबडी इज आस्किंग यू क्यों, ये मेरा मेरा जिम्मा है कि मेरे से तो रोज ही पूछते हैं, तो मेरे को तो वजह ढूंढ के रखनी है। लास्ट, न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या चीज, वो अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट नहीं सुना हुआ है ना, आप बिल्कुल भूल जाओ इस बात को। अगली क्लास में जैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट आएगा आपको ये पता लग जाएगा। अगर लास्ट ईयर आपने इंडक्टिव इफेक्ट किया हुआ है तो मैं ये बता सकती हूँ CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब है अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा उसकी तरफ, सामने वाले की तरफ खिसका देना। थोड़ा सा खिसका दिया तो इस पे और नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज पावरफुल ज्यादा हुआ, तो ज्यादा पावरफुल हुआ तो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल हुआ। किसी पे 2 नेगेटिव चार्ज लगा दूं तो बता दो कि वो तो सबसे आगे होगा। मुझे लगता नहीं आप लोगों को, जिस तरह से आपने इतना डिटेल लिया है, मुझे लगता नहीं मुझे समझाना पड़ेगा। चेक, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखना ना, स्टेरिक क्राउडिंग, भीड़ भाड़, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट मैंने एक जगह दिखवा दिया, आई नो। यहां मैंने क्या बताने की कोशिश करी है, अगर तुम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, शायद अब तुम लोग टर्शरी समझ सको क्योंकि अब तुम्हें डीपी में तो यही लिखा मिलेगा, बुकलेट में ये लिखा मिलेगा, लास्ट क्लास में मैंने टर्शरी बताया। लेट मी ओपन दिस, ME स्टैंड फॉर मिथाइल, राइट। यहां पर ये 3 ME है मिथाइल, एक ही कार्बन से, और ये इट शुड बी वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल अकॉर्डिंग टू फ्यू ऑफ अस, कि ये भाई इंडक्टिव इफेक्ट है तीनों के तीनों, हालांकि ये भी आगे जाके और तीसरे एटम तक बड़ा कमजोर हो जाता है, बट स्टिल है, पहुंचा तो रहा ही है। लेकिन अगर ये किसी पे अटैक करने जा रहा है, कितना भारी भरकम चलना पड़ रहा है इसको, कितना बल्कि ग्रुप है ये, बल्कि ग्रुप इसी चैप्टर का वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, जो इसी चैप्टर में मिलेगा या नेक्स्ट में, मुझे याद नहीं। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड क्यों वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसकी प्रेजेंस में ये वाला प्रोडक्ट क्यों बना, ये क्यों नहीं बना, वहां एक ही लिखोगे तुम, बिकॉज इट इज बल्कि। और तुम यहाँ पे मौका मिला, इसे क्या कहते हैं, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अब ये नाम लिखने आप लोग खुद से शुरू कीजिए, क्योंकि मैं तो रिएक्शन में कह दूंगी टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, याद है उस दिन बोला था,
तो इसका नाम है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। और ये आपका, ये तो मैंने चलो सिंपल मीथेनॉल बना दिया। बीच वाले का नाम क्या होगा? सेकेंडरी प्रोपॉक्साइड या आइसो। सेकेंडरी आइसो सेम होते हैं प्रोपेन में, ठीक है। तो ये आइसो प्रोपॉक्साइड भी हो सकता है और सेकेंडरी प्रोपॉक्साइड आयन भी हो सकता है, कुछ ही लिख लो। दूसरे एंड देखिए, चौथा, वाई हाइड्राजीन इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्यों पारस, ये क्यों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि दो अपॉर्चुनिटीज दो है यहाँ पे। नंबर जैसे 2 नेगेटिव चार्ज आता तो मैं कहती, वैसे ही 2 लोन पेयर आ गए, दैट टू दोनों इजीली डोनेट होने वाले, तो ये तो होना ही था। तो मुझे यहां पर अगेन ये +1 जीओसी का टॉपिक, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले रही हूं। आई सजेस्ट डोंट नोट इट, क्योंकि जिस दिन हम कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी पे पूरी क्लास लेंगे उस दिन नोट करेंगे इसको। कार्बोकेटाइन क्या होता है? इंटरमीडिएट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको न्यूक्लियोफाइल बताया, राइट? तो मैं कहां पहुंच रही हूं अब? मैं पहुंच रही हूं सबस्ट्रेट, लास्ट क्लास में पढ़ा के आ गई। एल्काइल हेलाइड कितने तरह के होते हैं, मतलब हेलाइड्स, एल्काइल, विनाइल, एराइल। रिएजेंट अब मैंने खत्म कर दिया, मेरा बोझ खत्म अगले 4 चैप्टर के लिए। एक होता है न्यूक्लियोफाइल या एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। नो मोर डिटेल इज नीडेड नाउ। अब बीच में क्या बनता है? इंटरमीडिएट। आज आने वाली रिएक्शन में को कार्बोकेटाइन यूज करना है इस चैप्टर में, सिर्फ कार्बोकेटाइन यूज करना है, कार्बोएनायन यूज होना ही नहीं इस चैप्टर में। तो मेरे को धीरे धीरे कार्बोकेटाइन इंट्रोड्यूस करना है। अब मैं आ रही हूं कार्बोकेटाइन पे, यानी इंटरमीडिएट पे। तो इंटरमीडिएट पे अगर मैं आऊं तो सुना हुआ हो आपका ये वर्ड कि कार्बोकेटाइन चीज क्या होती है। कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आज के बाद आप देखेंगे तो आप उसके क्या बोलेंगे? कार्बोकेटाइन। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ सकता है? लास्ट क्लास कार्बन की टेट्रावेलेंसी, चारों सिंगल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी? sp3। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, राइट? ये तो हम कोऑर्डिनेशन में भी देखा है। टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर ज्योमेट्री। जैसे ही उसका कोई एक बॉन्ड टूटता है चारों में से, कोई रिएजेंट अटैक करेगा, अब वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, बाद में देखेंगे। कोई रिएजेंट अटैक करेगा, एक बॉन्ड टूटेगा। एक बॉन्ड टूटेगा तो कितने बॉन्ड बच जाएंगे? सिर्फ 3। 3 ही इलेक्ट्रॉन, 3 ही बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2। sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये एक प्लेन में आ गया, मेरे स्क्रीन के प्लेन में, आपकी कॉपी, यानी कि यहां मैं कह सकती हूं ये है कार्बोकेटाइन। एक कार्बन मेरी हथेली पे इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, और यूं दिखा सकती हूं, प्लेनर है। तो इस चैप्टर में मैंने यही करना है, ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक हो सकता है, प्लेनर है ये। तो sp3 की जगह अब इंटरमीडिएट में थोड़े कुछ सेकंड के लिए कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2, वो आ गया प्लेनर में। तो ये कार्बोकेटाइन का इंट्रोडक्शन है कि भाई ये होता है कार्बोकेटाइन, कहीं बीच में कुछ सेकंड्स के लिए बना। इनकी स्टेबिलिटी का एक ही ऑर्डर आज मैं हैंडल कर पाऊंगी, इसीलिए एक ही ऑर्डर बता रही हूं। अगर आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखें, इस पे शायद मेरी 2 डीपीपी गई होंगी, राइट? और इस पे पता नहीं कितने लेक्चर्स, वो सारे स्लो 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 आपको यहां कराऊंगी। ये ऑर्डर मिलता है, क्या है ये ऑर्डर? टर्शरी कार्बोकेटाइन is more stable as compared to secondary, further secondary is more stable as compared to primary, और सबसे कम स्टेबल कौन सा? अगर मैं सिंपल कार्बन्स की बात कर रही हूं, मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसकी वजह क्या थी? तो इसकी वजह के लिए मैंने सब लिख रखा है, इसलिए मैं आपसे पूछ नहीं रही, मैं सिर्फ एक बार गो थ्रू कर रही हूं कि थोड़ा थोड़ा आपकी वो धूल मिट्टी हटनी शुरू हो इन कॉन्सेप्ट से। ये मैंने टर्शरी कार्बोकेटाइन, क्यों टर्शरी बोला मैंने इसको? देखिए टर्शरी बनाया कैसे। जो मेरा रेफरेंस वाला कार्बन है ना, मेरा रेफरेंस वाला कार्बन क्या होगा? कार्बोकेटायन में, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। एल्काइल हैलाइड में मेरा रेफरेंस वाला कार्बन कौन सा होता था? जिसपे हेलोजन है। तो यहां पे मैं जब कार्बोकेटाइन बोल रही हूं तो मैं किस कार्बन को देखूंगी? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि आप इन तीनों कार्बन को देखोगे तो कहोगे मैम तीनों तो प्राइमरी है। यस, बट मेरा रेफरेंस क्या है? मेरा रेफरेंस है, वर्ड है, हेडिंग है कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन के हिसाब से चलूं तो ये वाला कार्बोकेटाइन वो कार्बोकेटाइन है जिसके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, वही कार्बन फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 से। तो दिस इज टर्शरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी। तो आपके सामने जो मैंने टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाया हुआ है उसका सिर्फ एक मिथाइल में दोबारा लिख रही हूं, देखना कैसे, ओपन करके थोड़ा सा आपको पता लगे। मैंने ओपन करके लिखा,
टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल क्यों है, बात ये हो रही है। एक्चुअली में ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कह सकते हैं। अब तो कोई भी चीज चार्ज लेके नहीं रहना चाहती, वो पहले तो अपने आजू बाजू में देखेगी, कोई मेरा चार्ज थोड़ी देर के लिए शेयर कर लो सो दैट आई कैन रिलैक्स। इसने इधर देखा तो इसको अपना पड़ोसी दिखा। पड़ोसी को केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं अल्फा। पड़ोसी को कहते हैं अल्फा, नेक्स्ट पड़ोसी को कहते हैं बीटा। तो ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। इसने अल्फा कार्बन से अगर डिमांड की तो अल्फा कार्बन आगे झांकता है, भाई मैं कैसे चार्ज ले लूं। अल्फा कार्बन देखता है उसके पास तीन तीन ऐसे हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन की खास बात, हैप्पी टू लीव एज H पॉजिटिव, अपना बैगेज किसी को दे के खाली होके निकलने में ये बहुत बहुत तरह से, जिसे कह सकती हूँ इनका अल्टीमेट एम ही यही है कि हमें बस ले लो हमारा इलेक्ट्रॉन और H+ निकाल लें। तो ये जैसे ही कार्बन इससे डिमांड करता है इस पॉजिटिव चार्ज के लिए, हाइड्रोजन सेज नो प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी टू लीव एज H पॉजिटिव, ले जाओ बॉन्ड पूरा उधर ले जाओ। तो बॉन्ड जब ये पूरा इधर आएगा, इस हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, मतलब ये गजब का एक कॉन्जुगेशन देखने को मिला। कोई पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। सिग्मा बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करे ऐसा कभी कहीं नहीं देखा जाता सिवाय इसके। इतना हाइपर एक्टिव है ये, इसीलिए इसको कहा गया हाइपर कॉन्जुगेशन। पाई बॉन्ड की भी जरूरत नहीं है, हम कॉन्जुगेट कर लेंगे आपस में। तो ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इसको दे रहा है, जाओ थोड़ी देर के लिए तुम्हारा पॉजिटिव मैं अपने पे रख लेता हूं। ये और ये कुल मिला के कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स। 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म मतलब क्या है, इसका ये पॉजिटिव चार्ज 9 और एटम्स ने आके शेयर कर लिया। इस पे कितना शेयर रहा, 1/10। 1/10 होते ही वेरी वीक, इतना वीक हो गया इसका पॉजिटिव चार्ज कि इस कार्बन को दर्द थोड़ा कम था, मैं कुछ दिन के लिए रह सकता हूं, कुछ टाइम के लिए आई कैन स्टेबलाइज माई सेल्फ, आई एम ओके, सो आई एम मोस्ट स्टेबल। तो टर्शरी ज्यादा स्टेबल। यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 6, और यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इसीलिए सॉरी, इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये और फिर ये। 11th में याद कर लो, इस हाइपर कॉन्जुगेशन में मेरे को तुमने कितना रुलाया कराने में, या अपने किसी भी टीचर को, कि तब तो हम ले ही नहीं पाते थे इन चीजों को। और इस चीज की रीस जिसको कहते हैं, ये छोड़ देना, हमें वैसा ही करना है उतना ही टाइम लगा के जितना हमने 11th में किया था, जरूरत नहीं है। तब आप वाकई में बहुत बहुत इमेच्योर थे, अब बहुत मेच्योर हो चुके हैं। आपका काम इतने से चल जाना चाहिए कि आज के बाद कोई मेरे से पूछे टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी कार्बोकेटाइन में कौन सा ज्यादा स्टेबल, वो तो अब तुम्हें हम इतना कराएंगे तुम भूल नहीं पाओगे। रीजन हाइपर कॉन्जुगेशन। उस अब आ जाती हूं मैं +2 के प्रॉपर टॉपिक पे, दैट इज प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। को सिर्फ और सिर्फ प्रेपरेशन एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स की करनी है, तो और कुछ नहीं सोचेंगे आप। एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या था, लेट्स रिवाइज। हेलोजन किसी ऐसे कार्बन पे लगा हो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, उसका पड़ोसी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक है। तो मैं एक सिंपल केस लिख देती हूं, मेरे लिए एल्काइल हैलाइड बताना हमेशा आसान होता है। कभी भी कोई मुझसे आपसे सवाल पूछे तो ऐसा जवाब होना चाहिए कि वो क्रॉस क्वेश्चन ना कर पाए। ये एक आइडियोलॉजी है, एक तरीका है कि आप ऐसा जवाब दीजिए कि उसमें आपसे वो दूसरा सवाल ना पूछे। तो उसमें अगर मेरे को कोई कहे एल्काइल हैलाइड क्या होता है, मैं मिथाइल हैलाइड बना दूं, तो मेरा ये बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड और इनकम्प्लीट आंसर होगा कि पड़ोसी sp3 हाइब्रिडाइज है। अगला मेरे से पूछ लेगा अगर इसका पड़ोसी sp2 हुआ तो मैं फंसती हूँ, मेरे को फिर एलाइल भी याद होना चाहिए। तो आपको एल्काइल हैलाइड जब देना हो, प्लीज 2 कार्बन जरूर लीजिए, 1 कार्बन मत लीजिएगा, आप फंसेंगे कहीं ना कहीं। तो मैंने प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड लेना है। अब मैं एल्काइल के लिए सिंबल R यूज कर सकती हूँ, मेरी क्लास को कोई दिक्कत तो नहीं उसमें। फ्रॉम एल्कोहल, तो फ्रॉम एल्कोहल का मतलब क्या है, पहले तो इस रोड मैप को समझिए। ये रोड मैप आपको +1 में कराया जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन, कि वहां आपको हम बताते हैं 4 तरह के रिएक्शन होते हैं ऑर्गेनिक में, या 3 तरह के जो भी बताते हैं। सब्स्टिट्यूशन होता है, एडिशन होता है, एलिमिनेशन होता है, कंडेंसेशन होता है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक ग्रुप की जगह कोई दूसरा ले ले, तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो जो रिएजेंट है जिसकी वजह से अटैक हो रहा है वो कौन है, न्यूक्लियोफाइल।
इसीलिए आज मेरे लिए न्यूक्लियोफाइल वर्ड तो लेना बनता था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आज और अगली क्लास तक शायद यही चलता रहे, इसको अच्छे से समझ लीजिए, मतलब आज तो एटलीस्ट यही चलेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल आके दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, अंडरस्टूड। वो क्या तरीका है जो ऊपर दिख ही रहा था। अगर कोई मेरे से पूछे अल्कोहल के OH की जगह मेरे को I लगाना है तो HI दे दो, अल्कोहल के OH की जगह मेरे को Cl लगाना है तो HCl दे दो, द इजीएस्ट वन, और यही करना है। तो सबसे पहला मेथड, अभी सब एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा है, कोई भी अल्कोहल, और आपको पता है मेरी प्रेफरेंस हमेशा इथेनॉल क्यों रहेगी, कोई भी अल्कोहल लीजिए, उसको जैसे आपने HCl, HBr, HI कुछ भी दिया, मैंने एग्जांपल लिया HCl क्योंकि सबसे इजी ये लेना होता है। HI HF में और बड़ी सारी चीजें आ जाएंगी, आपको दिखेगा आप ही नहीं ले पाओगे फिर। अगर मैंने HCl दिया, मैं एक्सपेक्ट क्या कर रही हूं, ये इस OH को धक्का मार के बाहर भेज दे, क्योंकि ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। क्यों अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? Cl का साइज बड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ऑक्सीजन का साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इसकी नेगेटिविटी कम है Cl नेगेटिव की, जिसकी नेगेटिविटी कम होती है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटर होती है, ये जाके उसको धक्का मार के बाहर निकालेगा। तो बेटर न्यूक्लियोफाइल ने पुअर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, राइट? तो ये रिप्लेस कर देगा तो बन जाएगा मेरे पास एल्काइल हैलाइड। तो इस प्रोसेस को ब्लू कलर से जो मैंने लिखा है, एनसीईआरटी में नेम नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, ग्रूव्स प्रोसेस। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं HX की इच्छा शक्ति, यानी HCl, HBr, HI, इनकी इच्छा शक्ति क्या होती है इस रिएक्शन की तरफ, तो वो तो दिख ही रहा है। क्यों HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? एसर्शन रीजन का लेटेस्ट क्वेश्चन है। इट HI प्रोड्यूसेस I नेगेटिव विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। आपको रीजन में ये लिखा मिलेगा, साइज वाइज नहीं, वो आपको खुद सोचना है ऑफ कोर्स, जैसे आपने अभी सोचा। HI produces I negative which is a good nucleophile, इसीलिए HI की रिएक्टिविटी ज्यादा है। क्या कोई और रीजन भी दे सकते हैं? क्या पता मैं रीजन कुछ और दे दूं। आयोडीन फुटबॉल है और हाइड्रोजन टेबल टेनिस की बॉल है। साइज इनकम्पैटिबिलिटी बिल्कुल बकवास है इसके अंदर, पुअरेस्ट साइज इनकम्पैटिबिलिटी। साइज कंपैटिबिलिटी ना होने के से बॉन्ड इतना वीक है कि HI को रखना मुश्किल है मेरे लिए कहीं पे, फट टूट के तो रिएक्ट कर जाएगा। तो दोनों रीजंस आने चाहिए, बट अच्छा रीजन वो था जो मेरे पास पहले आया कि HI विल प्रोड्यूस I नेगेटिव विच इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, हेंस इट विल अटैक। लेकिन एक बहुत बड़ा आप देखिए, इसमें लूप होल समझिए, मेरे से कोई इसकी रिएक्टिविटी पूछ रहा है और ये रिएक्शन दे के नहीं पूछ रहा, फिर काहे का मैं बोलूंगी ये गुड न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करता है? इसीलिए मेरे लिए दोनों डिस्कस करने जरूरी थे। वैसे ही एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया मैंने केमिकल बॉन्डिंग से कि इसकी रिएक्टिविटी का, एसिड की रिएक्टिविटी, मैं कहती हूँ मैंने आयोनिक इक्विलिब्रियम से पूछ लिया एसिड इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग और क्यों, तब तो वही दोगे कि जिससे H+ जल्दी छूटेगा। तो यहां पर दोनों नजरिए से सोचिए। आप अभी ऊपर वाले रिएक्शन में फिट करने के लिए सोचेंगे तो अच्छा रीजन वही बनेगा, क्योंकि HI एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करता है, इसलिए इस वाले रिएक्शन में तो जी HI ही रिएक्टिव ज्यादा होगा। बट अगर मैंने अकेला ये पूछ लिया तो आपको क्या देना चाहिए, क्या रीजन ढूंढना चाहिए? साइज कंपैटिबिलिटी पुअर है, H+ जल्दी निकल आएगा, I नेगेटिव जल्दी बन जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा। क्लियर? क्योंकि बॉन्ड टिक नहीं पा रहा है। क्लियर है ये चीज? तो इसको आप लिखे या ना लिखे, बट पहले सुन ले, फिर मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगी, क्योंकि आज का मेन रिएक्शन यही है। रिएक्टिविटी ऑफ HX में आप जब नोट करेंगे प्लीज तब यहां पर रीजन नोट करना, 2-4 मिनट रुक के तभी। ये मेरे पास क्या है? इथेनॉल, इसको मैंने दिया HX, ऊपर में से कोई भी, आप देखना मैंने यहाँ HF नहीं लिखा है, राइट? HF लिख भी नहीं रही हूं मैं कभी भी। सो इसमें मैंने HX दिया, तो सबसे पहली चीज तो क्या रही होगी? चेक, क्या ये एक अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है? दो लोन पेयर ऑक्सीजन पढ़ के आए हम। इस न्यूक्लियोफाइल को देख के यहां से कौन भागेगा? इलेक्ट्रोफाइल। अब H+ नहीं बोलोगे, इलेक्ट्रोफाइल। इस न्यूक्लियोफाइल को देख के यहां से इलेक्ट्रोफाइल भागा और जुड़ गया, राइट? अब O पे पॉजिटिव चार्ज, O इज नॉट हैप्पी, पॉजिटिव चार्ज है भाई, कुछ करो। तो कुछ करने में पूरा वाटर is a very stable compound, we all know that। क्योंकि वो बहुत स्टेबल है, वो एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकलने में इंटरेस्टेड है, मैं अपने दम पे रह सकता हूं, मुझे किसी के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं, पूरा वाटर बाहर निकल गया।
पॉजिटिव चार्ज किसको छोड़ के गया? आ गया कार्बोकेटायन। क्या बना मेरे पास? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन अब ये तड़पकेगा भाई, मेरे को तुम पॉजिटिव चार्ज देके छोड़ गए, मेरे पास कुछ नहीं बचा। ये ढूंढेगा उस सॉल्यूशन में कोई न्यूक्लियोफाइल है, तुमने मेरे को इलेक्ट्रोफाइल बना के छोड़ दिया। ये ढूंढेगा उस सॉल्यूशन में एक्स नेगेटिव तो घूम ही रहा था अभी। तो सबसे पहले आपको ये पता हो आप क्या भूलोगे, आप क्या याद रखोगे, बताती हूँ। आपने सबसे ज्यादा तवज्जो देनी होती है, बस स्कूल के प्री बोर्ड में नंबर आ जाए, मेरे 12th के बोर्ड में नंबर आ जाए, उसमें मैकेनिज्म हमने करना नहीं। और उसमें आप ये भूल जाओगे कि ग्रूव्स रिएक्शन में भी कार्बोकेटायन बनता था। उसमें तो सिंपल OH हटाओ और आई लगाओ, काश। तो कभी भी किसी रिएक्शन को ऐसे पढ़ा ना तुमने, OH हटाओ और आई लगाओ, वो तुम्हारे 12th NCERT तक तो काम चला लेगा, ऑब्जेक्टिव में काम नहीं चलाएगा, क्योंकि तुम भूल जाओगे कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन भूल जाओगे तो जो शिफ्ट्स आनी है ना वो धुल जाएंगी, तुम्हारा प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। तो कभी भी ग्रूव्स रिएक्शन को ऐसे नहीं याद करेंगे कि OH हटा और हेलोजन लग गया, नो। आप कैसे याद करेंगे? हेलोजन एसिड का H+ ने आके पहले वाटर बना के उसको लीव करवाया, कार्बोकेटायन बना। कार्बोकेटायन को हम ढंग से देखेंगे, देखने के बाद डिसाइड करेंगे, उस पे हेलोजन लगाया, बन गया एल्काइल हैलाइड। इस पूरे प्रोसेस में देखिए HI का बॉन्ड बहुत वीक है, इसलिए वो इजीली प्रोटॉन रिलीज कर देगा, इसीलिए वो यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव था। इस पर हमने इनफ डिस्कशन कर लिया। या न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, तो जो मैंने तुम लोगों से वहां पूछा वो मैंने यहां ऑलरेडी कर रखा था। अब इस स्लाइड के फर्स्ट पॉइंट समेत नोट करिए, तो मैं सेकंड और थर्ड बुलेट पे जाऊं। ऊपर का तो मेरे ख्याल नोट कर लिया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको ये नोट करना था फर्स्ट मेथड अल्कोहल से कैसे आप एल्काइल हैलाइड बना सकते हो। प्लीज नोट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है क्वेश्चंस। वो इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, N2, ये तीनों इतने स्टेबल जो एटमॉस्फेयर में आपके चारों तरफ बड़े मजे से रह रहे हैं, वो सब के सब आर गुड लिविंग ग्रुप्स। को एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी जब तक लोग लिख रहे हैं, अगर कोई सोचना चाहे मैं प्राइमरी अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाऊं तो तेज होगा, कि टर्शरी अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाऊं तो तेज होगा ये रिएक्शन, मान्य? प्राइमरी, टर्शरी, क्यों? दोनों के अलग अलग आ गए आंसर। प्राइमरी, वाई टर्शरी, वाई प्राइमरी? रीजन, प्राइमरी में भी कार्बोकेटायन बनेगा, टर्शरी में भी कार्बोकेटायन बनेगा, वो ज्यादा स्टेबल है। हाँ, तो ज्यादा स्टेबल वाली चीज जल्दी नहीं बनेगी। तो जहां पर इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बन रहा है वहां पे बॉन्ड तोड़ने की हिम्मत भी होगी सबस्ट्रेट की, कि चलो कोई बात नहीं मैं तोड़ लेता हूं, आगे इंटरमीडिएट भी काफी स्टेबल है, मेरा काम चल जाएगा, तेज हो जाएगा काम। चलिए, हो गया ये नोट, तो आगे चलूं। तो सेकंड और थर्ड बुलेट क्या आती है मेरे पास? मैं यहां पर आपके साथ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल भी डिस्कस करूंगी। तो पहले वो डिस्कस कर लेते जो एनसीईआरटी में दे रखा है। सही बात है, ये देखो क्या कर रखा है मैंने, सिर्फ ZnCl2 बदला, उसकी जगह क्या ले आई मैं? सल्फ्यूरिक एसिड। HBr, पीछे था HCl, तो मैंने आपसे एल्काइल हैलाइड में एल्काइल क्लोराइड बनवाया। अगर मैं HBr के साथ ZnCl2 की जगह ZnBr2 की जगह, मतलब चेंज कर रही हूं मैं, ये भी एक मेथड गिनी जाती है कई बार, H2SO4 दोगे तो भी वही होना है। आप इसी अल्कोहल को HBr के बजाय KI और अच्छा है, क्योंकि इसने रिलीज तो यही करना है, आयोनिक तो और जल्दी रिलीज कर देगा, सॉल्यूशन में जाते ही वो डिसोसिएट हो जाता है। तो अब मैंने H की जगह KI भी दे दिया, आपको हैबिट डाली जा रही है, तब भी यही होगा। लेकिन अगर आपने KI के साथ H2SO4 ले डाला तो आप क्या देख रहे हो? आपको एल्काइल आयोडाइड नहीं मिल रहा। तो पहला क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल को मैंने HBr H2SO4 के साथ दिया, आई नो व्हाट इज हैपनिंग। इसी एल्कोहल को मैं HI क्यों नहीं दे पा रही हूं? मुझे पता है HI बहुत रिएक्टिव है, मैं HI की जगह KI ले आई, KI दे रही हूं, सब कुछ सेम है HBr और HI में, HBr और KI में कोई फर्क नहीं है, सबके सब न्यूक्लियोफिलिक प्रोवाइडर हैं। जो भी मेरे को Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, I नेगेटिव दे रहा है, मेरे लिए वो अच्छा एक रिएजेंट बन सकता है। तो मैंने HBr या KI कुछ भी ले आई, HBr के साथ मैंने H2SO4 दिया, तो मेरे को रिजल्ट वो मिला जो मैं चाह रही थी।
लेकिन अगर मैंने अल्कोहल के साथ KI दिया और साथ में H2SO4 एसिड दे दिया, मेरे को एल्काइल हैलाइड नहीं मिला। ये आपका एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है कि वाई अगर मैं इथेनॉल को KI विद H2SO4 दूं, आई डू नॉट गेट एल्काइल हैलाइड, जबकि उसी इथेनॉल को KI के साथ बजाय सल्फ्यूरिक एसिड के दूसरा एसिड दे दूं तो मेरे को मिल जाता है डिजायर्ड रिजल्ट। यानी फर्क किसने डाला? H2SO4 ने। तो यहां पहले तो समझो हो क्या रहा है, कोई भी एसिड ले आए, हैलाइड आया, हैलाइड ने आके OH को सब्स्टिट्यूट किया, नॉट हेयर। तो कुछ तो ऐसा काम किया H2SO4 ने जो सिर्फ HBr के साथ सक्सेसफुल हुआ, या HCl लेती उसके साथ सक्सेसफुल होता, KI के साथ नहीं सक्सेसफुल हुआ, HI के साथ सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? दिस इज माय क्वेश्चन। तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन जो लैंग्वेज है एनसीईआरटी की, मैं वो दिखा दूं। KI प्लस H3PO4, यानी कि मेरे को KI के साथ H3PO4 लेना पड़ता है, जबकि HBr के साथ H2SO4 लेना पड़ता है टू गेट सिमिलर प्रोडक्ट Y। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। तो उसके क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहां बताना चाहूंगी कि अगर मैं KI के साथ भी सेम सल्फ्यूरिक एसिड ले लेती तो क्या होता। सल्फ्यूरिक एसिड की एक बहुत खास बात, ये सिर्फ एसिड नहीं है, ये नहीं बहुत कुछ है, बट एसिड होने के साथ साथ ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। HCl इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एसिड, H3PO4 इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एसिड। ये एसिड तो है, बट ये खुद एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर मैं इधर आऊं KI पे, मैंने HI कुछ भी ले लिया होता तो यहां से क्या मिलना था? ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? खुद रिड्यूस होना चाहे, यही होता है रिड्यूसिंग एजेंट। सामने वाले को रिड्यूस करना चाहे। ये क्यों सामने वाले को रिड्यूस करेगा? ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज है, ये सामने वाले को देगा, और ये अच्छा स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उठा के ले आई मैं। तो KI जैसे ही H2SO4 को देखेगा, अल्कोहल को तो भूल जाएगा, मेरा सबस्ट्रेट अल्कोहल है ही नहीं। जैसे ही KI H2SO4 को देखेगा, ये H2SO4 से रिएक्ट करके दो I नेगेटिव क्या प्रोड्यूस कर देंगे? I2। बैठे रहो, I2 गैस बनके या सॉलिड बनके खत्म, आपका अल्कोहल को I मिला ही नहीं। अल्कोहल पे I जाए उससे पहले KI से इस I को I2 में कन्वर्ट करने का काम किसने कर दिया? H2SO4 ने। तो मैं इसकी पूरी स्टेटमेंट अभी नीचे लिखूंगी, वाई, जो मैंने समझाया उस बात को कि KI बीइंग अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड H2SO4 बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपस में रिएक्ट करके चल पड़ते हैं, अल्कोहल को भूल जाते हैं। काम मेरा क्या था? अल्कोहल को कोई I नेगेटिव दो, वहां से OH हटेगा, उसकी जगह I आएगा। इसीलिए KI के साथ मैं H2SO4 नहीं ले सकती, HBr के साथ ले सकती हूँ। तो वो सारा रीजन मैं नीचे लिखूं, उससे पहले 3 इंफॉर्मेशन आप लिख लीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बोर्ड में 1 मार्कर क्वेश्चन में ही आते हैं। क्वेश्चन देखिए, KI को H3PO4 के साथ लेना पड़ता है, जबकि HBr को H2SO4 के साथ लेना पड़ता है टू गेट सिमिलर प्रोडक्ट। उससे तो मिल जाता है, लेकिन व्हाई नॉट? और क्वेश्चन एग्जैक्टली यही है, व्हाई नॉट वी गेट सिमिलर प्रोडक्ट इफ वी टेक KI विद H2SO4? तो क्रॉस यहां पर जो मैंने लिखा है वो इसीलिए लिखा है कि यहां पर वो प्रोडक्ट नहीं मिलता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं इसका आंसर यहां पे लिख रही हूं, H2SO4 being strong oxidizing agent, being strong oxidizing agent reacts with reducing agent I negative to produce I2, hence not the desired product. चलिए अब मैं अपने सेकंड पॉइंट पे आती हूं, एंड दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, जो आप लोगों से मैंने वैसे ही बात कर ली, आपको आइडिया है भी कि आप जानते हो, थोड़ी देर पहले आपने देखा टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी क्या होता है। टर्शरी अल्कोहल विल रिएक्ट फास्टेस्ट, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। क्यों भाई? मैकेनिज्म पढ़ के आए हम। मैं आपके सामने टर्शरी अल्कोहल रख रही हूं, वही सॉरी प्राइमरी पहले रख रही हूं, वही एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl दिया।
HCl मेरे लिए सबसे इजी है लेना, आपने देख लिया। मैं HIKI लूंगी तो बड़ी चीजों का ध्यान देना पड़ रहा है। HCl मेरे लिए आसान है, मैंने HCl ले लिया। इससे मेरे को जो इंटरमीडिएट बनना है वो बनना है मिथाइल कार्बोकेटाइन, लीस्ट स्टेबल, जो मैंने आपको दिखाया। ये मैंने बाई चांस CH3OH लिया कि मेरे को मिथाइल कार्बोकेटाइन भी देखना है आपके साथ। इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा बच्चों? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, कुछ ही कह लीजिए। और इसके अंदर कौन सा बनेगा? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, सॉरी, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। इन नामों की आदत डालना, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। आई नो तीसरे केस में सबसे ज्यादा स्टेबल है कार्बोकेटाइन। तो जब मुझे पता है इंटरमीडिएट इज हाईली स्टेबल ड्यू टू हाइपरकॉन्जुगेशन, वो आपको बार बार अब बताने की जरूरत नहीं है, इट इज हाईली स्टेबल। जब टर्शरी अल्कोहल को मैं ऐसा कुछ इरादा रख रही थी कि इसको मैं HCl से रिएक्ट कराऊं, ध्यान देना इस बात पे, ये इतना हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन, इतना हाईली स्टेबल है एज कंपेयर टू ऊपर वाले मेंबर्स, कि टर्शरी अल्कोहल ने ZnCl2 की जरूरत भी नहीं समझी, हीट की जरूरत भी नहीं समझी, वार्म करने की जरूरत भी नहीं समझी। HCl मिला, उसको पता है मुझे क्या करना है। लेकिन आप रिएक्शन कंडीशंस देखिए क्या हैं, प्राइमरी या मीथेनॉल, उसके साथ मेरे को कैटलिस्ट भी लाना पड़ा। वो उधर जाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, मैं नहीं जा सकता क्योंकि आगे बन ही कुछ नहीं रहा है। तो ZnCl2 ने फोर्स किया उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, साथ में मेरे को हीट देनी पड़ी। सेकेंडरी में थोड़ा सहारा है कि कुछ तो स्टेबिलिटी है उसकी, तो यहां पर मेरे को हीट की जगह क्या करना है? सिर्फ वार्म। और तीसरे केस में ZnCl2 की भी जरूरत नहीं लगी मेरे को, तुम अपना वैसे ही रिएक्शन देख लो। सो ये मेरे पास ट्रेंड था, वाई टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट फास्ट। इस पूरी लाइन के लिए आपकी NCERT ने क्या लिखा हुआ है? रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इज दिस, इसके बाद ब्रैकेट में लिखा है ड्यू टू कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी एज डिस्कस्ड इन फलाना यूनिट ऑफ +1, वो है एज डिस्कस्ड। तो ऐसा इस चैप्टर में 4 जगह मिलेगा, एज डिस्कस्ड, एज डन, वो सारा मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव सब आना है। वो सबके सब में NCERT ने सिर्फ एक लाइन लिखी है कि वहां से देखो, तो हम भी वहीं से ही देखेंगे। तो ये मेरे को मिला। अब आप सोच के देखो, ये तो एक बहुत अच्छा रिएक्शन मैं ले सकती हूँ अगर तुम्हें 3 टेस्ट ट्यूब दे दूं, एक में प्राइमरी अल्कोहल, एक में सेकेंडरी अल्कोहल, एक में टर्शरी अल्कोहल, और कहूं पहचानो किस में टर्शरी है। जो भी है, मैं पहले, मुझे पता है टर्शरी वाला तो बेधड़क ये प्रोडक्ट दे देगा, बस मुझे पता चल जाए जो प्रोडक्ट बनना है एल्काइल क्लोराइड, उसका कोई कलर है, खुशबू है, क्या है। एल्काइल हैलाइड्स आप पढ़ेंगे, दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, कोई बहुत इच्छा नहीं रहती इनकी वाटर में सॉल्युबल होने की। और अगर ये बनते हैं वाटर में, सॉल्यूशन में, इनको आप देखोगे तो ये टर्बिडिटी दिखती है। टर्बिडिटी क्या होती है? टर्बिड का मतलब क्या होता है? दही देखी है, कर्ड, बस जैसी कर्ड दिखती है आपको, बिल्कुल वैसा ही टर्बिड मास होता है जो टेस्ट ट्यूब में होता है। प्रेसिपिटेट जो नीचे तो नहीं बैठ रहा, आपको लग रहा है वो प्रेसिपिटेट है, वो इतना भारी नहीं है कि वो नीचे बैठे, वो पूरे उसके अंदर घुस जाता है और आप टेस्ट ट्यूब को खाली नहीं कर पाते। आप करते रहिए यूं, टर्बिड मास बनता है, बड़ा मुश्किल वो निकल के गिरता है, फिर हमें तेज प्रेशर के पानी डाल के उसको निकालना पड़ता है। तो टर्बिडिटी बड़ी इजीली आपकी आंखों को दिख जाती है। तो अगर कोई मेरे को प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने को कहे, नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल का डिस्टिंग्विश, वहां NCERT ने फिर लिखा है एज डन इन पिछला चैप्टर अल्काइल हैलाइड ल्यूकास टेस्ट। उन्होंने इस टेस्ट को दोनों चैप्टर में कवर कर लिया। यानी अगर कोई मेरे को ये कंडीशन दे, जब आप नोट करेंगे तब मैं आपको जरूर ये नोट भी करवाऊंगी, अभी मैं समझा रही हूं। ल्यूकास रिएजेंट कौन सा होगा, इसका मतलब इट इज एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, इन दोनों को हमने नाम क्या दे दिया? ल्यूकास रिएजेंट। और ऊपर जो टेस्ट है उसको क्या नाम दे दिया? ल्यूकास टेस्ट। तो कैन आई से नाउ, पहले चलो ये नोट कर लो, फिर बोलूंगी बात प्रॉपरली, इसको हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। इसे लिखिए सबसे पहले, व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, व्हाट इज ल्यूकास टेस्ट, वो मैं अगली स्लाइड पे एक लाइन लिख दूंगी। अब आप इस स्लाइड को नोट करिए। प्राइमरी अल्कोहल में आपको ट्रायंगल भी दिखाना जरूर है कि हीट किया मैंने, एनहाइड्रस, अच्छा ZnCl2 की जगह ZnBr2 मिले तो बुरा मत मानिएगा, वो भी यही काम करेगा। HBr के साथ ZnCl2, HBr के साथ ZnBr2, ओके,
ठीक है, वो बिल्कुल वही काम करेगा जो हम अब तक बात कर रहे थे। तो लिखिए इसको थोड़ी अच्छी स्पीड से। CH3Cl प्लस H2O, एब्सोल्युटली वही लिख रही हूं मैं कि आप भी प्रोडक्ट पूरे इसके लिखने की आदत डालिए। सो अगर आपने ये कर लिया हो तो आपको ये पता होना चाहिए, कोई मेरे से परसेंटेज यील्ड भी पूछ ले तो वहां सबसे ज्यादा होगी, यहाँ बहुत कम बनेगा। तो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, परसेंटेज यील्ड पूछ लेते हैं या ल्यूकास टेस्ट के फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो ल्यूकास रिएजेंट मेरे ख्याल से हमारे पास आ गया, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। जरूरत पड़ने पे मैं हीट भी करूंगी। अब अगर लैब में मेरे को 3 टेस्ट ट्यूब दी हैं, तीनों में ये बोल रखा है एल्कोहल एनजी आइसोमेरिक, पहचानो किसमें प्राइमरी किसमें सेकेंडरी किसमें टर्शरी। तो मैं वो एल्कोहल कैसे पहचानूंगी, अब मैं इधर ला रही हूं प्राइमरी एल्कोहल प्लस ल्यूकास। अब मैं लैंग्वेज में लिख रही हूं, टर्बिडिटी डू नॉट अपीयर इवन आफ्टर 10 मिनट्स। 10 मिनट के बाद भी टर्बिडिटी अपीयर नहीं हुई इसके अंदर, ठीक है। तो मैं, क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव है, बहुत कम एल्काइलाइट बनेगा, नाम मात्र मिलेगा, तुम्हें दिखना भी नहीं। और मेरे को देखने की जरूरत क्यों नहीं, वो अभी समझ में आएगा। नो टर्बिडिटी। और अगर मैंने ले लिया सेकेंडरी एल्कोहल, ल्यूकास रिएजेंट, टर्बिडिटी इन 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट में मेरे को टर्बिडिटी मिल जाएगी। और अगर मेरे पास टर्शरी अल्कोहल की टेस्ट ट्यूब भी है, उसमें ये किया, इमीडिएटली मेरे को टर्बिडिटी मिल जाएगी। तो मेरे को तीसरी टेस्ट ट्यूब का वेट ही क्यों करना, मैं 10 मिनट बाद उस तीनों टेस्ट ट्यूब्स को हटा दूंगी रिपोर्ट करके। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन नो टर्बिडिटी। कोई आना मत मेरे पास, आधे घंटे बाद तो आ जाएगी ना टर्बिडिटी। तो आई विल से रुको और देखो करना क्या है उसको देख के। जब मुझे पता है कि 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में प्राइमरी एक में सेकेंडरी एक में टर्शरी है, टर्शरी वाले में इमीडिएटली टर्बिडिटी आ गई, सेकेंडरी वाले में 10 मिनट बाद आई, तो क्या मेरे को प्राइमरी वाला ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, अंडरस्टूड है उसमें प्राइमरी है। इस अब मेरे पास अल्कोहल से प्रिपरेशन करते वक्त एक और चीज रहेगी, ZnCl2 ने आखिर आके क्या काम किया, वो क्या कर रहा है। चलो हीट क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी दे रहा होगा, पहाड़ ऊंचा होगा इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनाने के लिए, हीट के लिए तो आप कह सकते हो यस इट इज प्रोवाइडिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ZnCl2 कोई कह सकता है कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या काम करता है, मैं 12th वालों से पूछ रही हूँ, 11th वालों से नहीं पूछ रही, काइनेटिक्स पढ़ा के आई हूँ। कैटलिस्ट क्या काम करता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन फास्ट कर देता है। गुड मॉर्निंग। कैसे कम कर सकता है, कोई एक्टिवेशन एनर्जी तो किसी रिएक्शन की कांस्टेंट होती है, तो थोड़ा सा चेंज करो अपनी लैंग्वेज में। एक्टिवेशन एनर्जी कब से बदलने लग गई किसी रिएक्शन की, ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। आप कैटलिस्ट दोगे तो पहाड़ इतना, और नहीं दोगे तो इतना। बेटा जी वो रिएक्शन का मैकेनिज्म बदल देता है, इट गिव्स ऑल्टरनेटिव पाथवे। कहीं ये बोलोगे ना अब कि ये एक्टिवेशन एनर्जी कम कर लेगा, तुमने ना भूखे शेर के आगे बकरी डाल दी कि अब तो वो पूछ लेगा, धर बिठा लेगा तुमको, आओ बेटा जरा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती, ये कांस्टेंट होता है एक रिएक्शन का। तो ये नहीं कह सकते इट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, यस, बाय चेंजिंग द पाथवे। वो पाथवे क्या है, मैकेनिज्म ही बदल देगा जी, रास्ता ही बदल दिया जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो। तो एनीवेज अब आ जाते हैं रोल ऑफ ZnCl2। पहले समझ लेना, फिर 2 क्वेश्चन है जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस कि आज क्या किया वो देखना है, तुम भूले तो नहीं। बस जैसे हमेशा हम करते हैं, एक रिएक्शन के बाद 5-6 उसकी प्रैक्टिस जरूर कराते हैं। रोल ऑफ ZnCl2। अब रोल ऑफ ZnCl2 क्या है इसमें, CO बॉन्ड जो टूट नहीं रहा था उसको तोड़ने का काम किया। कौन सा CO बॉन्ड, आइए मैकेनिज्म पे, चेक, ये वाला बॉन्ड, ये इजीली प्राइमरी में ब्रेक नहीं होता। अभी मैंने यहां पर आपको HX के सहारे से दिखाया, ZnCl2 दिखाया ही नहीं, क्योंकि मैंने इसमें यूज ही नहीं किया, मैंने तो एक जनरल एल्काइल हैलाइड के लिए बोल दिया।
ये बॉन्ड HX को देख के भी इतनी आसानी से टूटता नहीं, क्योंकि उसको आगे लालच नहीं दिख रहा, प्राइमरी तो बन रहा है, मेरे को नहीं टूटना। यहां रोल आता है ZnCl2 का। जिंक आके इस कार्बन को मजबूर करता है बॉन्ड तोड़ने के लिए। कैसे मजबूर करता है उसे देखते हैं। जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है, आगे वाला इसके पास d ऑर्बिटल खाली है, इसका 4d खाली है, 3d तो भरा है मुझे पता है। ये कोऑर्डिनेट कर लेता है ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ। अब आप देखिए कैसे, ये कार्बन, इसका बॉन्ड बना हुआ है अल्कोहल के OH के साथ, मुझे यही बॉन्ड तोड़ना था। ये जिंक आएगा, जिंक 2+ अपनी प्राइमरी वैलेंसी ZnCl2 Cl2 को साथ टांग रखा है इसने। ये इसके एक लोन पेयर को, हो सकता है 3-4 अल्कोहल के मॉलिक्यूल, सबके एक एक OH के लोन पेयर से अपने आप को कर लेता है कोऑर्डिनेट। जब ऑक्सीजन का इधर इन्फ्लुएंस आ जाएगा, इधर अफेक्शन आ जाएगा, इधर से तो कम होगा ही होगा, बॉन्ड तोड़ना आसान, क्योंकि OH को ले जाने वाला कोई प्रॉपर सिग्मा बॉन्ड बना के ले जाने वाला आ गया। तो coordinate with oxygen lone pair and weakens the CO bond, hence it helps। ये कैटलाइज काम करता है। तो इसने रास्ता ही बदल दिया। इसने कहा OH को, बेटा तेरे को टूटने की जरूरत ही नहीं है कि I नेगेटिव आए या Cl नेगेटिव आए, लेट मी फॉर्म अ बॉन्ड विद यू। कैटलिस्ट खुद घुसता है रिएक्शन में और एंड में रीजनरेट हो जाता है, वापस आ जाता है, इसीलिए ऊपर एरो पे लिखा जाता है। तो ZnCl2 का रोल लिखिए, फिर ये 2 क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक यही मेरा आज का टारगेट था N प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। प्रोपाइल नहीं देना चाहिए था मेरे को, बट चलो पेंटाइल सोच रही थी। अच्छा है नीचे पेंटाइल, ठीक है, बस बस बस। N प्रोपाइल का मतलब है 3 कार्बन की सिंगल चेन, लीनियर चेन, और उसमें OH का लगा होना, नो ब्रांच एट ऑल। ज्यादा ही फैला के लिख दिया है मैंने, बट चलो मुझे जगह चाहिए होगी। अगर इसको मैं ZnCl2 और HBr देती हूं, इतना तो हम जानते हैं कि ये रिएक्शन किसने स्टार्ट करना होता है, HBr के H ने कि Br के Br नेगेटिव ने। मैकेनिज्म पहला पेज, और वो किसको जाके अटैक करता है, OH को वाटर बना के बाहर, और क्या बनता है, कार्बोकेटायन। क्या मैं सीधा कार्बोकेटायन बना दूं, वो सब करने की मेरे को जरूरत तो नहीं, चलेगा। तो मैंने यहां पर लिखा HBr, ZnCl2 ने तो बॉन्ड कमजोर किया, और उसके बाद वाटर लीविंग ग्रुप में यहां यूं कर देती हूं -H2O। लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप है, वाटर निकल गया, CH3 CH2 CH2, प्रोडक्ट बना लोगे खुद से। अब प्रोडक्ट के लिए क्या आया, Br नेगेटिव। कैन यू सजेस्ट द प्रोडक्ट? कार्बोकेटायन बन गया मेरे पास, और ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है। कैन आई सी दैट ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है एवरीवन? तो प्राइमरी कार्बोकेटायन हम जानते हैं बहुत कम स्टेबल होता है। इसकी कोशिश क्या होगी, मेरे को कम स्टेबल नहीं रहना, मेरे को भी स्टेबल होना है। कितना, सेकेंडरी टर्शरी जितना। ये अपने ही अंदर ढूंढेगा, क्या मुझे सेकेंडरी बनने का मौका मिल सकता है। तो यहां ये क्या कोशिश करेगा, आजू बाजू में झांकेगा, और अगर मेरे को सेकेंडरी बना दो। आपको याद हो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला है कि होता क्या है, कार्बोकेटायन बनता है और फिर उस इंटरमीडिएट में अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, फिर प्रोडक्ट आता है। तो जैसे ही मेरे पास कार्बोकेटायन बन के आया, मैं अपनी कॉपी में पहले एक चीज चेक करूंगी, क्या चांस है इसके और स्टेबल होने का, यानी क्या चांस है ये सेकेंडरी या टर्शरी में कन्वर्ट हो जाए। तो अब इसका लालच है, मेरे को और स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये आपके लिए, और ये एनसीईआरटी में कवर्ड है, ये कोई कंपटीशन का नहीं है, शिफ्ट प्रॉपर एनसीईआरटी के पहले चैप्टर से कवर्ड है। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को ये कार्बन हटाना चाहता है, ये अपने पड़ोसी के पास जाएगा। आप जानते हैं पड़ोस में H है, काफी लेबाइल है, घूम फिरने को वो तैयार है। इसमें क्या हुआ, ये H पूरा अपना बॉन्ड लेके कहता है मैं शिफ्ट हो जाता हूं अपनी जगह, मैं यहां से शिफ्ट होके आपके पास आ जाता हूं। और आके हमने क्या किया, CH3 CH और CH3। अंदर ही अंदर ये शिफ्ट क्यों हुई, क्योंकि पूरे कार्बोकेटायन को एक बात दिख रही है, प्राइमरी के बदले हम क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी। वी विल बी मोर स्टेबल। तो इसको कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। पड़ोस से कुछ भी मंगा लेगा ये,
पहली प्रेफरेंस इस वक्त कुछ भी क्या है ही 2 हाइड्रोजन है तो मिथाइल भी, बट मिथाइल लाने का भी लॉजिक नहीं है, हाइड्रोजन से ये सेकेंडरी बन गया। जब ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना तब ये घूमते हुए एक न्यूक्लियोफाइल को देखेगा, इसकी सॉल्यूशन में जो घूम रहा है Br नेगेटिव, ये सारा काम फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हो जाता है। दिस इज माय प्रोडक्ट। तो आज मैंने जो कुछ भी +1 के टॉपिक लिए इसीलिए लिए, वरना मैं इस रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं बनवा सकती थी, और ये बोर्ड का क्वेश्चन है। तभी मेरे को न्यूक्लियोफाइल भी लेना था, तभी मेरे को आपके साथ कार्बोकेटाइन भी लेना था। क्लियर हुआ सबको फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट? तो जो भी ये सोच रहा होगा ना OH हटा के Br लगा दो, गलत। ये बोर्ड में भी नहीं होना मुझसे कि OH हटाया Br लगा दिया। मेरे पास नियोपेंटाइल एल्कोहल, नियो क्या था? चारों साइड कार्बन, एक कार्बन ऐसा जिसको मैं क्वाटनरी बोल सकूं, ये तो हो गया नियोपेंटेन। ऊपर क्या लिखा है? नियोपेंटाइल। तो कोई एक H मेरे को कम करना है और उसकी जगह क्या लगाना है? एल्कोहल OH। इसको वही ZnCl2HI वगैरह वगैरह दिया मैंने। अब सोचिए इसमें क्या होगा। पहले तो ये तो अब हम सबको आदत पड़ जानी चाहिए होपफुली, कि पहले तो यहां क्या बन गया? दिस इज कार्बोकेटाइन। फाइंड इट। इसमें स्टेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? अब यहां पर प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन गया, इंटरमीडिएट। इसमें क्या शिफ्ट? इसने, ये है इसका पड़ोसी कार्बन, कोई हाइड्रोजन तो है नहीं इसके पास। इसके पास क्या है? मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल। ये मिथाइल मांग लेगा, इसको कहेंगे पूरा का पूरा मिथाइल शिफ्ट। मतलब स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर स्टेबिलिटी देखूं तो क्या हुई? CH3 C CH2। चेक करना अब ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना? सीधे टर्शरी। तो बहुत बड़ा जंप मिला स्टेबिलिटी को, तो ये काम होगा। तो प्राइमरी से मैं कहां पहुंच गई? टर्शरी। अब लगा दो आयोडाइड, व्हाटएवर जो भी दे रखा है, HBr HCl लगाओ, और देखो कई बार 2-2 शिफ्ट भी होंगे। एक शिफ्ट से सेकेंडरी बनेगा, एक से फिर एक बार और शिफ्ट होके टर्शरी बनेगा, एंड सो ऑन। तो शिफ्ट अब लगभग हर रिएक्शन में आएंगे। अगर मैं 12th के ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन इकट्ठे कर लूं तो 80% रिएक्शन में कार्बोकेटाइन और सब में शिफ्ट है। तो शिफ्ट तो चलेगा ही चलेगा। तो ये आपके पास एल्काइल हैलाइड की प्रेपरेशन हुई फर्स्ट। मैं